एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक के बाद एक हत्या करता रहता है, लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी हत्याएं इतनी बेहतरीन तरीके से की जाती हैं कि वे हत्या के बजाय नेचुरल डेथ लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने ही गुरु की हत्या करनी पड़ती है। हालांकि इस हत्या का रहस्य उजागर हो जाता है। फिर उसके साथ क्या हुआ? मैं बात कर रहा था जेसन स्टैथम की एक्शन से भरपूर और रोमांचक फिल्म द मैकेनिक की। और फिल्म के अंत में आने वाला ट्विस्ट आपको ये कहने पर मजबूर कर देगा, ये क्या हुआ? हेलो दोस्तों, ऐसे एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत कोलंबिया के एक दृश्य से होती है जहां एक प्राइवेट प्लेन लैंड करता है। प्लेन से एक आदमी निकलता है जिसका नाम जॉर्ज लारा है, जो वास्तव में एक कुख्यात कोलंबियन ड्रग माफिया है। उसकी सुरक्षा बेहद सख्त है। लारा अपने बॉडीगार्ड से घिरे हुए एक गाड़ी में बैठता है और जल्दी ही अपने घर पहुंचता है। उसके घर के अंदर हर कोने पर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। इसके बाद लारा अपने घर के अंदर स्थित स्विमिंग पूल की ओर बढ़ता है और सभी गार्ड्स का ध्यान पूल पर केंद्रित हो जाता है। वो पूल में गोता लगाता है और तैरने लगता है। कुछ समय बाद वो पानी के नीचे अपनी घड़ी को नोटिस करता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए बढ़ता है, आर्थर उसे पकड़ लेता है और पीछे से कसकर उसका गला घोंट देता है। कुछ ही पलों में लारा की मौत हो जाती है। आर्थर उसे मार देता है, लेकिन आसपास के गार्ड्स को इसका जरा भी एहसास नहीं होता। सभी गार्ड्स यही मानते हैं कि उनका बॉस अब भी तैर रहा है। लेकिन आर्थर का काम यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर सभी गार्डों को पता चलता है कि उनका बॉस मर चुका है। वे हत्यारे की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन तब तक आर्थर बहुत दूर जा चुका होता है और जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाता है। वहां हम देखते हैं कि आर्थर की पूरी योजना ये है कि किसी को मारने से पहले वो उन पर बहुत शोध करता है, ताकि उनकी मौत कभी हत्या की तरह ना लगे, बल्कि एक दुर्घटना की तरह लगे। किसी भी मौत को दुर्घटना की तरह दिखाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आर्थर इस काम में माहिर है। अगले दिन सुबह नाश्ते के दौरान वो अपने लैपटॉप पर देखता है कि जॉर्ज लारा की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके बाद वो हैरी मैककेना से मिलने के लिए एक रेस्तरां में जाता है, जो वास्तव में आर्थर को ये हत्या के काम देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति भी आर्थर का मेंटर है, जिसने वास्तव में आर्थर को इन परफेक्ट मर्डर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। हैरी और आर्थर रेस्तरां में बैठकर लंबे समय तक बात करते हैं। वहाँ हैरी ने आर्थर से कहा, तुमने ये काम बहुत सटीकता से किया है और इसके लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। फिर आर्थर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है और एक लड़की से मिलता है। बाद में वह उसके साथ कुछ अंतरंग पल बिताता है। जब वो जाने वाला होता है तो वो उसके लिए टेबल पर कुछ पैसे छोड़ देता है और कहता है, मुझे अब जाना होगा। लड़की फिर पूछती है, तुम्हारा असली नाम क्या है? वो जवाब देता है, आर्थर। लेकिन लड़की उस पर विश्वास नहीं करती और मजाक में कहती है, तुम्हारा नाम शायद ब्रैड हो सकता है। यह सुनकर आर्थर कोई जवाब नहीं देता और अपने घर लौट आता है। अपने लैपटॉप पर अपने अगले टारगेट की तलाश करते हुए वो कंसास क्लासिफाइड पर हैरी को मारने के लिए एक विज्ञापन देखता है। वास्तव में जब किसी को एक हिटमैन की ज़रूरत होती है तो कंपनियां मैकेनिक की ज़रूरत शीर्षक वाले विज्ञापन पोस्ट करती हैं। हैरी को मारने के लिए विज्ञापन देखकर आर्थर एजेंसी को कॉल करता है और कहता है कि इसमें कुछ गलती होनी चाहिए। एजेंसी की एक लड़की जवाब देती है कि सब कुछ सही है, उसने इसे दोबारा जांचा है। फिर आर्थर कहता है कि वो डीन से मिलना चाहता है और इसके साथ ही वो अपना फ़ोन कचरे में फेंक देता है। फिर आर्थर डीन से मिलने के लिए एक निजी विमान लेता है। वहाँ डीन ने उसे बताया, हैरी ने अपनी टीम के साथ विश्वासघात किया और अफ्रीका में एक अभियान के दौरान अपनी टीम के 5 सदस्यों को मार डाला। मुझे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि इस अभियान के बारे में केवल हैरी और मुझे ही पता था। ये सब जानने के बावजूद आर्थर इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। फिर डीन ने उसे हैरी के बैंक खाते के लेन देन दिखाए और कहा, हैरी ने संगठन के बाहर किसी के साथ एक सौदा किया जो संगठन के लिए खतरा है, इसलिए उसे मारना आवश्यक है और तुम इस काम के लिए सही व्यक्ति हो। तुम्हारे पास इसे करने के लिए 48 घंटे हैं। अगर तुम इसे नहीं करना चाहते तो कोई और करेगा। ये कहकर डीन वहाँ से चला जाता है। रात को आर्थर इस मामले पर बहुत सोचता है। एक बिंदु पर वो हैरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि डीन के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने ऑफिस से निकलना होगा। ये कहने के बाद आर्थर हैरी को ये समझाने लगता है कि वो अपने ऑफिस से कैसे निकलेगा। सबसे पहले वो हैरी से बिजली और सीसीटीवी कैमरों को बंद करने और इमारत के बेसमेंट में आने को कहता है। जब हैरी वहां पहुंचता है तो वो अपनी कार के कांच पर बुलेट के निशान देखता है और कार की तारें कटी हुई हैं। जब आर्थर उसके सामने आता है तो हैरी को एहसास होता है कि डीन ने उसे मारने के लिए जो व्यक्ति भेजा है वो आर्थर है।
फिर हैरी ने आर्थर से कहा, तुमने मेरे सुरक्षा गार्डों को मुझसे धोखा दिया, इसलिए अब उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। वाह, तो अब तुम मुझे कैसे मारोगे? शायद तुम वो पुरानी कहानी बना दोगे कि कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था और इस प्रक्रिया में मुझे मार डाला। ये कहने के बाद हैरी ने एक बंदूक निकाली, अपनी कार में 3 गोलियां चलाईं और बंदूक को आर्थर के हाथ में देकर कहा, शायद अब तुम्हारी कहानी और अधिक यथार्थवादी लगेगी और लोग सोचेंगे कि मैंने अपनी रक्षा की, और अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो वे किसी और को भेज देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, कम से कम इसके लिए तुम्हारे पास कुछ अफसोस रहेगा। फिर आर्थर ने हैरी को गोली मार दी और वहां से चला गया। वो घर पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगले दिन सुबह हम हैरी के बेटे स्टीव को अपने पिता की कब्र के सामने खड़ा देखते हैं। वहां आर्थर स्टीव मैककेना से मिलता है। स्टीव और आर्थर एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं क्योंकि हैरी आर्थर का मेंटर था। फिर स्टीव और आर्थर हैरी के घर की ओर ड्राइव करते हैं। कार में बैठे हुए आर्थर ने स्टीव से कहा, तुम्हारे पिता अक्सर तुम्हारे बारे में सोचते थे और तुमसे बहुत प्यार करते थे। घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि स्टीव बहुत दुखी दिख रहा है और वो हैरी के साथ अपने संबंध के बारे में बात करने लगता है। फिर टेबल पर रखी कुछ बंदूकों की ओर इशारा करते हुए आर्थर ने पूछा, तुम इनसे क्या करोगे? स्टीव ने जवाब दिया, मैं शहर के सभी कार चोरों को मार डालूंगा, शायद उनमें से मुझे अपने पिता का हत्यारा मिल जाए। वो चोर बहुत निर्दयी था, उसने एक विकलांग व्यक्ति पर कोई दया नहीं दिखाई और एक विकलांग व्यक्ति को मार डाला। ये सब सुनने के बाद आर्थर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन स्टीव बहुत दुखी है, इसलिए वो अपने घर में गोलीबारी शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। रात में वो अपनी कार को एक सुनसान जगह पर पार्क करता है। फिर वहां एक चोर आता है, स्टीव पर बंदूक तानता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। स्टीव वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि ऐसे ही किसी चोर ने उसके पिता को मार डाला था। इसलिए स्टीव फिर अपने शब्दों से चोर को भ्रमित करता है और उससे बंदूक छीन लेता है। जल्द ही वो चोर पर हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जब चोर लगभग आधा मरा हुआ होता है तो स्टीव अपनी बंदूक निकालता है और चोर को गोली मारने का निशाना बनाता है। जैसे ही स्टीव गोली मारने वाला था, अचानक आर्थर पहुंचता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे क्यों मार रहे हो? उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। अगर तुमने इसे जल्द खत्म नहीं किया तो तुम भी खत्म हो जाओगे। ये कहने के बाद उसने स्टीव से जल्दी निकलने को कहा। अगली सुबह स्टीव आर्थर से मिला और कहा, मेरे पिता तुम्हारे मेंटर थे और उन्होंने मुझे चुनने के बजाय तुम्हें चुना और तुम्हें वे सभी चीज़ें सिखाईं जो उन्हें मुझे सिखानी चाहिए थी। उन्होंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ क्योंकि तुम मेरे पिता के ऋणी हो और उस ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सिखाना होगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो घर गया और हैरी की तस्वीर को देखकर गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन सुबह आर्थर ने स्टीव को फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, कल सुबह 7 बजे मुझसे मिलने आओ। और अगले दिन सुबह स्टीव आर्थर से मिलने आया। आर्थर उसे एक पालतू जानवर की दुकान पर ले गया और उसे एक पिल्ला खरीदने के लिए कहा। फिर आर्थर ने उसे उसके घर के सामने उतार दिया और कहा, इस पिल्ले को प्रशिक्षित करो और कल सुबह 11 बजे मुझसे मिलने आओ। अगले दिन आर्थर ने उसे बताया, अगले 3 हफ्तों तक तुम हर दिन इस पिल्ले के साथ रिवरडेल के इस कैफे में जाओगे। तुम वहाँ 1 घंटे तक रहोगे, ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करोगे और खिड़की के पास की टेबल पर बैठकर अखबार में पहेलियाँ हल करोगे। यहीं से स्टीव का प्रशिक्षण शुरू हुआ। आर्थर ने स्टीव को हर दिन कुछ नया सिखाया। उसने स्टीव से कहा, हम किसी को सीधे नहीं मारते और हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे लगे कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है। अगर तुम इस व्यवसाय में आना चाहते हो तो तुम्हें ये चीजें सीखनी होंगी। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि किसी व्यक्ति को कैसे मारा जाए ताकि उसकी मौत पूरी तरह से प्राकृतिक लगे। ये सब समझने के लिए तुम्हें मानव शरीर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना और जानना होगा। स्टीव का प्रशिक्षण इसी तरह जारी रहता है। एक दिन आर्थर स्टीव को एक आदमी से मिलने ले जाता है और सौदा करने के बहाने वे आदमी के कमरे में प्रवेश करते हैं। बातचीत के दौरान एक बिंदु पर आर्थर आदमी की गर्दन के चारों ओर एक बेल्ट लपेटता है और उसे मार देता है। फिर वो शरीर को इस तरह लटकाता है कि ऐसा लगे कि आदमी फिसल गया और गलती से फांसी पर लटक गया। स्टीव ये सब बहुत ध्यान से देखता है। फिर आर्थर स्टीव को अपने घर ले गया और जैसे ही स्टीव कमरे में प्रवेश करता है और एक गाना बजाने की कोशिश करता है, आर्थर उसे रोकता है और कहता है, इस टेप को कभी मत छूना। फिर आर्थर स्टीव को उसका पहला लक्ष्य देता है और जब स्टीव उस आदमी की तस्वीर देखता है जिसे उसे मारना है तो उसे एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसे वह हर दिन कैफे में देखता था। आर्थर ने बार बार स्टीव को उस कैफे में भेजा था ताकि वो इस आदमी के करीब जा सके, क्योंकि आर्थर जानता था कि आदमी को पिल्ले पसंद है
और वो समलैंगिक है। फिर आर्थर स्टीव से कहता है कि उस आदमी के करीब जाओ और उसे फ्लूनिट्राज़ेपम नामक एक दवा देता है। आर्थर उसे निर्देश देता है कि उस आदमी को एक बार में ले जाओ, उसे बहुत सारा शराब पिलाओ और उसकी ड्रिंक में दवा मिला दो, जिससे वो आदमी मर जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो अत्यधिक शराब के सेवन से मर गया। शुरू में सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। स्टीव उस आदमी के साथ बार में जाता है, लेकिन उसकी ड्रिंक में दवा नहीं मिलाता। आर्थर द्वारा अपने कमरे में हथियार डीलर को मारने का दृश्य स्टीव के दिमाग में बार बार आता रहता है और स्टीव इस आदमी को उसी तरह मारना चाहता है। इसलिए वो आदमी की ड्रिंक में दवा नहीं मिलाता और उसके साथ उसके घर चला जाता है। आर्थर ने बार बार स्टीव को चेतावनी दी थी कि उस आदमी के घर न जाओ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। ये आदमी भी एक हत्यारा था, लेकिन अन्य गिरोहों के लिए काम करता था। इसके अलावा वो आदमी बहुत मजबूत था, 6 फीट 7 इंच लंबा था और आसानी से स्टीव को मार सकता था। लेकिन स्टीव इन सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है, इसलिए वो आदमी के घर जाता है और उस पर हमला करता है। हालांकि वो आदमी बहुत मजबूत है और बदले में स्टीव पर हमला करता है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन अंततः स्टीव एक बड़े स्क्रूड्राइवर से आदमी को मारने में सफल हो जाता है। वो आदमी को बहुत बेरहमी से मारता है। आदमी को मारने के बाद जब स्टीव आर्थर के पास पहुंचा तो आर्थर बहुत गुस्से में था और कहा, मैंने तुम्हें ये सब करने से मना किया था। बाद में जब डीन ने आर्थर को उसका अगला मिशन दिया तो उसने आर्थर को बताया, तुमने ये काम किसी बाहरी व्यक्ति से करवाया जो हमारे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इस बार तुम खुद इस नए काम को संभालोगे। आर्थर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। जब आर्थर अगले लक्ष्य की तस्वीरें दीवार पर लगा रहा था तो स्टीव वहां पहुंचा और उन्होंने अपनी जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक धार्मिक गुरु एंड्रयू वॉन को मारना है। वे दोनों अपनी तैयारियां शुरू करते हैं और इस गुरु के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अंत में वे एक योजना बनाते हैं कि उसे एड्रेनालाइन नामक दवा का इंजेक्शन दिया जाए, जिससे ऐसा लगे कि आदमी ड्रग ओवरडोज से मर गया। अगर आदमी दवा से बच जाता है तो डॉक्टर उसे बचाने के प्रयास में एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाएगा, जो निश्चित रूप से उसे मार देगा। योजना के अनुसार वे शिकागो जाते हैं, जहां गुरु स्थित है। वे गुप्त रूप से उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं ताकि उसे मॉनिटर कर सकें। एक बिंदु पर जब वे आदमी को मारने के लिए इमारत में प्रवेश करते हैं तो वे कैमरे पर देखते हैं कि उसका डॉक्टर उसे केटामाइन सलाइन दे रहा है। ये देखकर आर्थर को एहसास होता है कि उनकी दवाएं अब आदमी पर काम नहीं करेंगी, इसलिए वे अपनी योजना बदलते हैं। जब गुरु अकेला होता है तो वे उसके गले में एक कैमरा डालते हैं और उसे गला घोंटकर मार देते हैं, जिससे ऐसा लगे कि वो ड्रग ओवरडोज से मर गया। लेकिन अचानक डॉक्टर वापस आ जाता है, इसलिए वे जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाते हैं। जब डॉक्टर आदमी की नब्ज जांचता है तो उसे पता चलता है कि आदमी मर चुका है और वो मान लेता है कि ये ओवरडोज के कारण हुआ है। जब सभी गार्ड अंदर आते हैं तो वे भी यही सोचते हैं। अचानक स्टीव के हाथ से एक स्क्रू गिरता है और सभी को एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी है। गार्ड स्टीव और आर्थर को दीवार के पीछे छिपा हुआ पाते हैं और उन पर हमला करते हैं, सभी दिशाओं में गोलियां चलाते हैं। लेकिन आर्थर और स्टीव को मारना इतना आसान नहीं है। थोड़ी ही देर में आर्थर और स्टीव सभी गार्डों को मारने में सफल हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वे अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। आर्थर कहता है कि वे बाद में घर पर मिलेंगे। आर्थर के जाने के बाद जब वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, उसने एक आदमी को देखा और उसे पहचान लिया कि वो दक्षिण अफ्रीका में मारे गए 5 लोगों में से एक है, जिसके लिए हैरी को दोषी ठहराया गया था। आर्थर उसे जिंदा देखकर चौंक गया और जल्दी से ट्रेन के अंदर आदमी के पास पहुंचा। उसने कहा, तुम मर चुके थे, लेकिन तुम अभी भी कैसे जीवित हो? आदमी ने फिर आर्थर को पूरी कहानी बताई। डीन ने मुझे अपने 4 साथियों को मारने का आदेश दिया था और उन्हें मारने के बाद मैंने अपनी खुद की मौत का नाटक किया। बदले में डीन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। लेकिन हैरी को हम पर शक हुआ, इसलिए डीन हैरी को मारना चाहता था और डीन की योजना सफल हुई क्योंकि तुमने हैरी को मार डाला। ये सब बताने के बाद आदमी ने आर्थर पर हमला किया और आर्थर और हत्यारे के बीच भयंकर लड़ाई हुई। अंततः आर्थर ने आदमी को मार डाला और वहां से चला गया। तब तक डीन को पता चला कि आर्थर को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए उसने जल्दी से अपने आदमियों को आर्थर को मारने के लिए भेजा। लेकिन आर्थर ने उन सभी आदमियों को मार डाला और वहां से निकलने लगा। फिर आर्थर ने स्टीव को कॉल किया। स्टीव की आवाज़ सुनते ही आर्थर को एहसास हुआ कि डीन के आदमी स्टीव तक पहुंच गए हैं और उसे पकड़ लिया है। इसलिए आर्थर ने स्टीव से कहा, जिस सोफे पर तुम बैठे हो उसके बाईं ओर एक बंदूक छिपी हुई है। अब तुम्हें खुद ही बाकी का काम करना होगा। स्टीव उस बंदूक का उपयोग करके
अपने आसपास के सभी आदमियों को मार डालता है। आर्थर फिर स्टीव के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि जल्दी से सभी हथियार कार में पैक करो। जब स्टीव घर से हथियार इकट्ठा कर रहा होता है तो उसे अपने पिता की बंदूक मिलती है। इसे देखकर स्टीव को एहसास होता है कि उसके पिता को आर्थर ने मारा था। हालांकि स्टीव आर्थर से कुछ नहीं कहता और उसके साथ डीन को मारने के लिए नाव पर निकल पड़ता है। लेकिन बाद में जब वे सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं, स्टीव ने आर्थर से पूछा, क्या तुमने कभी पहले से किसी को जानने वाले व्यक्ति को मारा है? आर्थर ने जवाब दिया, हाँ। फिर स्टीव ने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हें कभी इसका अफसोस नहीं होता? आर्थर ने जवाब दिया, उस समय नहीं, लेकिन बाद में होता है। फिर वे फिंच के घर पहुंचते हैं। स्टीव फिंच के घुटने में गोली मारता है और आर्थर फिंच की बेटी पर बंदूक तानता है और फिंच से पूछता है डीन कहाँ है। घबराकर फिंच बताता है कि डीन 300 कोल्बी प्लाजा में है। वे एक योजना बनाते हैं। आर्थर डीन को कॉल करता है और कहता है कि उसे हैरी के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे मारने के लिए इमारत में आया है। लेकिन ये वास्तव में डीन को इमारत से बाहर निकालने की योजना है ताकि वे उसे आसानी से मार सकें। आर्थर के फोन रखने के बाद डीन जल्दी से अपने आदमियों के साथ कार में बैठता है, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भागने की कोशिश करता है। लेकिन संघर्ष के दौरान एक बिंदु पर आर्थर और स्टीव डीन के सभी आदमियों को एक-एक करके मारना शुरू कर देते हैं और अंततः वे डीन को भी मार देते हैं। डीन को मारने के बाद वे घर वापस जाने के लिए गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और रास्ते में वे बात करते हैं। बातचीत के बीच में आर्थर की नज़र अचानक स्टीव की जैकेट के अंदर बंदूक पर पड़ती है और आर्थर को एहसास होता है कि स्टीव को अब पता चल गया है कि उसके पिता को किसने मारा। आर्थर जानता है कि स्टीव अपने पिता की मौत का बदला ज़रूर लेगा। फिर वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और स्टीव कार से बाहर निकलकर उसे रिफ्यूल करने के लिए जाता है। रिफ्यूल करते समय स्टीव जानबूझकर कार के नीचे बहुत सारा पेट्रोल गिरा देता है। वो पीछे हटता है, अपने पिता की बंदूक निकालता है और कार पर गोली चलाता है, जिससे वो तुरंत विस्फोट हो जाती है। स्टीव सोचता है कि आर्थर विस्फोट में मर गया है। फिर स्टीव आर्थर के घर गया। वहाँ पहुंचकर उसने आर्थर के टेप पर गाना बजाया। गाना बजाने के बाद स्टीव नीचे गैराज में गया, जहाँ आर्थर की लाल कार खड़ी थी और आर्थर ने उसे कभी भी इसे चलाने के लिए मना किया था। इसलिए स्टीव ने कार चलाना शुरू किया। फिर उसे कार की सीट पर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, स्टीव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो तुम मर जाओगे। जैसे ही स्टीव पत्र पढ़ता है, कार में विस्फोट हो जाता है और स्टीव वहीं मर जाता है। फिर हम आर्थर के घर को देखते हैं, जहां गाना बज रहा है और जैसे ही गाना खत्म होता है, पूरा घर आग पकड़ लेता है और विस्फोट हो जाता है। ये सब एक सेटअप था। यही कारण है कि आर्थर ने बार-बार स्टीव को गाना बजाने या कार चलाने से मना किया था। आर्थर ने शायद इस दिन के लिए ये सब सेट किया था। फिर हम पेट्रोल पंप का दृश्य फिर से देखते हैं। वहाँ हम 2 गार्डों को देखते हैं जो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। वे फुटेज में देखते हैं कि आर्थर कार में बैठा था, लेकिन स्टीव के गोली चलाने से पहले बाहर निकल गया था। जब विस्फोट हुआ, आर्थर पहले ही वहाँ से काफी दूर जा चुका था। अब हम आर्थर को फिर से देखते हैं, पूरी तरह से ठीक जैसा कि वो दूसरी कार में चला रहा है। और यही कहानी खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, आर्थर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम जल्द ही अपने चैनल पर कहानी का अगला हिस्सा लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के अगले हिस्से में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ बने रहें। धन्यवाद।